इतनी वैलिड नहीं है। ये दो मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल कार्बन्स नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन। इसके अलावा यहाँ पर आपको एल्कोहलिक ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है इनके फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। जी बेटा, I can't hear you. What are you asking? Slides are visible. Carbohydrates are now known as polyhydroxy alcohols, potentially active carbonyl group, which may be aldehyde or ketone. और वो कंपाउंड्स जो कि किसी चीज के साथ रिएक्ट करके पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स दे देते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूडेड हैं। इस तरह जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है कि शुगर्स क्या होती है, पहले ठीक चल मैं ये दरवाजा खोल देता हूँ। जी देख लें। ये स्क्रीन फिर नहीं शेयर हो रही। बेटा अभी आप स्क्रीन शो हो रही है आपको? Yes ma'am. Yes, ma'am. Are you sure स्क्रीन शो हो रही है शुगर्स रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वाली? Yes, ma'am. Yes ma'am. बेटा कैन यू सी द स्क्रीन? ओके। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बाद जो अगली चीज होती है वो होती है कि शुगर्स क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है। तो शुगर्स हैं जो क्रिस्टलाइन हो, स्वीट इन टेस्ट और सोलुबल इन वाटर हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स। और रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जिनमें कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एटलीस्ट वन। और फ्री फंक्शनल ग्रुप क्या था? यही जो हमने एल्डिहाइड देखा था और जो कीटोन देखा था। अगर ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, फ्री मीन्स के इनका जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है वो अवेलेबल होगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब ये एक शुगर नजर आ रही है जो कि डायसैकेराइड है। इसके अंदर हमारे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में है दोनों, बिकॉज जब भी ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो ये रिंग स्ट्रक्चर ले लेता है। रिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल फॉर्म। तो ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे होगा। अब यहाँ दो ग्लूकोज के दरमियान एक लिंकेज शो हो रहा है जहाँ कार्बन 1 और कार्बन 1 दोनों ग्लूकोज का आपस में एक लिंक बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो शुगर बन रही है ट्रिहेलोज नाम से, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर होगी या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी? रिड्यूसिंग शुगर है मैम। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? अगर रिड्यूसिंग होगी तो कैसे और नॉन रिड्यूसिंग होगी तो कैसे? बेटा जो भी आंसर आ रहा है आप बताइए, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। मैम नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है। बिकॉज बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ग्लूकोज के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं और हमें ये पता है कि ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। एल्डो शुगर मींस कार्बन नंबर 1 के ऊपर इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब जब लिंकेज दोनों कार्बन नंबर 1 के दरमियान में है तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप्स थे वो एंगेज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में और इसके पास अब कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं बचा। आगे एक और शुगर नजर आ रही है माल्टोज। ये भी आपने पढ़ा है पहले कि माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज के दरमियान लिंकेज होता है, 1,4 लिंकेज। 1,1 लिंकेज था तो ट्रिहेलोज बनी थी, माल्टोज बनेगी। अब यहाँ जो लिंकेज है ये ग्लूकोज इसका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये लिंकेज बन रहा है दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर। तो ये शुगर कैसी होगी, रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी? मैम ये रिड्यूसिंग होगी। ये रिड्यूसिंग होगी। रीजन इसकी क्या है कि यहाँ पर देखेंगे जो कार्बन नंबर 1 है दूसरे वाले,
बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। कि जो राइट साइड पे हमारे पास ये ग्लूकोज नजर आ रहा है, लिंकेजेस बिटवीन 1 एंड 4, यहाँ फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व हुआ है। ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 1, ये फ्री है। तो ये वाली जो शुगर है ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो अब ये डेफिनेशन बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि शुगर हैविंग एटलीस्ट 1 फ्री फंक्शनल ग्रुप। अगर इसका एक ग्रुप बाइंड हो भी क्या था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये वाला ग्रुप अवेलेबल है फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो ये वाली शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो इस डेफिनेशन को दोबारा देखें, बिकॉज वाइवा के जो इनिशियल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी बेस बना देते हैं, इमेज बना देते हैं कि स्टूडेंट कैसा आपका आगे चलने वाला है। तो पहले क्वेश्चंस जो बेस होते हैं वो बहुत अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर इज अ शुगर हैविंग एटलीस्ट 1 फ्री फंक्शनल ग्रुप, और जब ये अवेलेबल होगा तो ये दूसरी चीजों को, दूसरे कंपाउंड्स को जिनके साथ ये रिएक्ट करेगा उनको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ये एग्जिबिट करेगा। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसका ऑपोजिट है कि जब कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं होगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। आगे हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी, मोनो, डाई, ओलिगो, पोली एंड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इंपॉर्टेंट ये इसलिए, ये इसके अंदर जो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं आपको डिफरेंट, ये हम डिटेल में सारे इंशाल्लाह ताला पढ़ने वाले हैं। दोबारा से एम्फेसाइज करने का मतलब ये है कि इसका क्वेश्चन आपको एज ए होल इसी तरह आता है, क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये आपको टैबुलेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप पहली दफा उसको कंपाइल करो, ये आपके पास टैबुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए विद एग्जांपल्स। ये एग्जाम का एक पेट यूक्यू है और इसमें फिर फर्दर सब क्लासिफाई करना आ जाता है जो यूजुअली हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स या डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, ये दो एग्जांपल्स हैं, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, इसलिए जरा रैपिडली चलेंगे। ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। मोनोसैकेराइड्स हमारे पास सिंपल, एक हमारे पास एल्डो शुगर है और एक हमारे पास कीटो शुगर है। दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं बिकॉज इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हम। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि जनरल फॉर्मूला इनका सेम होता है, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो ये एल्डोसिस और कीटोसिस हो जाएंगी, और ये भी इसमें से एमसीक्यू बनता होता है। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज जो है वो इस सारा सिनेरियो दे दिया जाएगा कि इसका एल्डो जो आइसोमर है वो कौन सा है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इसके नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, तो ये टेबल आपको आना चाहिए। और थोड़ा ब्रीफली अगर हम मोनोसैकेराइड्स को देखें तो इन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होना चाहिए। 3 कार्बन से छोटा कोई मोनोसैकेराइड नहीं होता। एल्डो हो सकते हैं, कीटो हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज जो आप पहले एफएससी में भी आप करके आए हो कि जब नंबरिंग करनी होती है किसी चेन की तो वो नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप जो एंड होता है वहां से स्टार्ट होती है। और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं बिकॉज वो अलग होते हैं, सिंगल होते हैं, बाइंड नहीं हुए हुए होते किसी के साथ, तो इनका फंक्शनल ग्रुप एल्डो हो या कीटो हो वो फ्री अवेलेबल होता है। अगली चीज जो थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी फिनोमिना हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये काम आएगी कि एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन क्या होता है। आपके वाइवा क्वेश्चंस आप चाहो तो साथ साथ इसके नोट करते जाओ। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स को आपने डिफाइन करना है अच्छी तरह से, नया कॉन्सेप्ट क्या है, पुराना कॉन्सेप्ट क्या था। नंबर 2, शुगर्स क्या होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, कोई एग्जाम्पल्स बताएं इनकी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि आपका एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल बात है कि ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हुई हुई हो। तो ये आपको ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला नजर आ रहा है स्क्रीन पे। नंबर 3 कार्बन्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कार्बन नंबर 1 CHO फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। नंबर 2, यहाँ चारों तरफ फर्क चीजें हैं तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अब एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन है, व्हाई दिस C इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। तो सिंपल उसका आंसर याद रखना है कि ये एक पूरा ग्रुप है CH2OH, इसी तरह ये एक पूरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH। तो ये सेम कार्बन अकेला नहीं है, ये कार्बन अपनी पूरी फैमिली के साथ काउंट होगा। तो अगर पूरी फैमिली के साथ इसको काउंट करेंगे तो ये कार्बन हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन आ जाता है। अगला एक चीज हमने पढ़ी थी पेनल्टीमेट कार्बन। उससे पहले हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास अब एक लार्जर मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है हमारे पास। यहाँ पे नंबर 1 वाला कार्बन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का है, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक कार्बन। नंबर 2, ये और ये हमारे पास 4 यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन हैं। और यहाँ भी दोनों तरफ कार्बन कार्बन तो है, लेकिन हमने पूरा जो ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ है वो देखेंगे। इसी तरह
अगर हम कार्बन नंबर 3 के साथ देखें तो ये जो अगला पूरा ये जो सारा फैमिली अटैच हुई हुई है ये सारी ही देखी जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने जब इसको फर्दर हमने क्लासिफाई करना होता है तो हम एक और टर्म ले लेते हैं। अब इसका वो वाला कार्बन जो ग्लिसरैल्डिहाइड से मिलता जुलता है वो है कार्बन नंबर 5 जो कि इस आखिरी वाले अल्कोहलिक ग्रुप से पहले आता है, फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप है। इसको हमने एक अलग नाम दे दिया था जो कि था पेनल्टीमेट कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्रिक कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। अब जितने मर्जी किसी भी मोनोसेकेराइड के अंदर या किसी शुगर के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन्स हों, उनमें से जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से लास्ट में होगा, फारदेस्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड पेनल्टीमेट कार्बन। और पेनल्टीमेट कार्बन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी बेस पे हम डी और एल शुगर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज ए पेनल्टीमेट कार्बन। तो पेनल्टीमेट कार्बन का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आपको एसिमेट्रिक कार्बन का कॉन्सेप्ट होगा। एसिमेट्रिक कार्बन आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं इस तरह से, और उसके बाद जो एसिमेट्रिक कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप से फारदेस्ट होगा वो वाला कार्बन जो है उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कह देंगे। asymmetric carbon farthest from the functional group is called penultimate carbon। अब penultimate carbon जो है उसकी बेस पे हमने, जी बेटे मैम कायरल होने के लिए कार्बन का होना जरूरी है कि कोई और भी एटम कायरल हो सकता है? बेटा आपने जब अमाइनो एसिड्स पढ़े थे तो उसके अंदर भी आपने देखा था कि कायरल हमारे पास कार्बन्स थे। बेसिकली जो 4 वैलेंसीज वाला कार्बन है इसी को हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में भी और अमाइनो एसिड्स में भी यही होता है। जब भी एसिमेट्रिक के लिए हमें चारों सिमेट्रीज फर्क ग्रुप से अटैच्ड होने चाहिए, लेकिन चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास सिर्फ कार्बन ही एक बेसिक स्टेम बना रहा होता है, मेन जो चेन है वो तो कार्बन से ही बन रही है, इनमें से और हम किसी को नहीं लेते। लेकिन आप अमाइनो एसिड्स जब पढ़ते हो तो उनमें भी आपको कायरल का कॉन्सेप्ट मिलता है। मैम कायरल के अंदर चारों तरफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन मैम जब हम ग्लूकोज और बेटा ये जो हाइड्रोक्सिल है इसको भी हम ले लेंगे, हाइड्रोजन को भी ले लेंगे, और ये जो डिफरेंट सारा है ये ले लेंगे। फंक्शनल ग्रुप तो बेटा इसका ये वाला है। काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। मैम ये कार्बन के हम आपने कहा कि जिस कार्बन को हमने कायरल कंसीडर करना है उसके एक साइड पे जितनी भी चेन्स कार्बन की होंगी वो मतलब कार्बन एटम होंगे वो सारे। जी बेटा प्लीज एक बात सुन ले यहाँ पे। अब जैसे कार्बन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, वाई। यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि एक यहाँ कार्बन है और दूसरी तरफ भी कार्बन है तो हम ये कहें कि दोनों तरफ कार्बन अटैच है, 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ हैं तो ये एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि इसके साथ CHO अटैच्ड है। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे अब ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन को इस पूरी चेन के साथ लिंक कर रहा है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये सारा पोर्शन अलग हो जाएगा, तो इसलिए हम इस बॉन्ड का लिंकेज इस सारे के साथ लेंगे। क्लियर? इसी तरह नंबर 3 में हम देखें तो इसके ऊपर वाला ये सारा पोर्शन आएगा, ये सारा अटैच्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने से जितना पोर्शन अलग हो जाता है वो हम इसके साथ अटैच्ड कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन क्यों नहीं कह रहे? हम इसको लिखा करते थे तो 2 जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और एक साइड पे OH आ जाएगा। ये तो हमने कंबाइन करके लिख दिया। इसकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ हैं, सिंगल हाइड्रोजन के साथ। दैट्स व्हाई कार्बन नंबर 6 इज नॉट एसिमेट्रिक, राइट? अच्छा, अगली चीज आ गई रेफरेंस शुगर। अभी तक हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, शुगर्स क्या है, क्या है, ये सब अंडरस्टैंड होने के बाद अगली चीज आती है रेफरेंस शुगर क्या होती है। तो रेफरेंस जब लेना होता है तो रेफरेंस के लिए जब आप कोई छोटी सी चीज लेते हैं और आप उसका रेफरेंस ले जाते हैं कि इसके साथ मैच करके देख लें, इसके अंदर आप एडिशन कर लें, इसी को आप सब्स्टिट्यूट कर लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो सबसे छोटा कंपाउंड है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड को हम रेफरेंस शुगर लेते हैं। ये 3 लाइक आपने एक छोटा मैम आपकी आवाज कट गई।
एल शुगर्स से इस तरह से रेफर की जाती हैं कि जो इसका पेनल्टीमेट कार्बन यहाँ पर तो यही वाला होगा, तो ये वाला जो पोजीशन है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके एसिमेट्रिक कार्बन या पेनल्टीमेट कार्बन भी इसमें यही है, इसकी राइट साइड पे है, तो जितनी भी शुगर्स का ये पेनल्टीमेट कार्बन ऐसा होगा वो सारी डी शुगर्स होंगी, और जिनका ये लेफ्ट साइड पे होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन राइट पे होगा वो एल शुगर्स होंगी। बात की थी लास्ट टाइम, कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो वो आइसोमर्स होते हैं, ये सारी हमने एग्जांपल्स की बात की थी। ब्रीफली इसको हम रिवाइज करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, ये जो स्लाइड अभी आपको नजर आ रही है इसमें से आपका एमसीक्यू बनता है, ये जो चारों लाइंस हैं ये उसकी ऑप्शंस होती हैं और किसी एक का नाम पूछ लिया जाता है। स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो सबसे ब्रॉड ग्रुप है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि आइसोमर है तो फॉर्मूला सेम होगा लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी किसी एक कार्बन पे या मल्टीपल कार्बन्स के ऊपर। अब इसमें रूल आउट क्या चीज हुई कि एसिमेट्रिक कार्बन्स के अलोंग जो ओरिएंटेशन है वो फर्क होगी और जो फंक्शनल ग्रुप थे उसकी हाथ नहीं हुई, फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे दोनों होते हैं। लेकिन इसमें हमने वन और मोर की बात की थी, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक जगह के ऊपर डिफरेंस होगा और वो रेफरेंस कार्बन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ रहे? कैन यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? नो आपकी आवाज कट कीजिए। नो मैम। अच्छा, अभी देखो मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स आज इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज लास्ट टाइम हमने कर ली थी। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसके अंदर जो एसिमेट्रिक कार्बन्स थे, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, एसिमेट्रिक कार्बन्स में से वन और मैनी के अलोंग ये जो ओरिएंटेशन है ये डिफरेंट हो। लाइक हाइड्रोक्सिल इस तरफ हो सकता है, हाइड्रोजन इस तरफ हो सकता है, जितने भी कंपाउंड्स में ये मेन स्टेम ये वाला होगा, 6 कार्बन्स होंगे और एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वो सारे आपस में स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। यहाँ पर ये नंबर 1 चीज ये होनी चाहिए कि सेम केमिकल फॉर्मूला होगा और डिफरेंस जो होगा वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा अराउंड 1 और मेनी एसिमेट्रिक कार्बन्स। और इसी का एक सब ग्रुप है, यहाँ पे आप 1 को ओमिट भी कर सकते हो कि ये जरूरी नहीं है। एपिमर्स में डेफिनेटली सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस होगा और वो रेफरेंस कार्बन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी हमने बात की है कि जब रेफरेंस कार्बन के लेवल पर डिफरेंस होगा तो डी और एल शुगर्स होती हैं। इनैंशियोमर्स टोटल मिरर इमेजेस होते हैं और डी और एल शुगर्स में क्या होता है, पेनल्टीमेट कार्बन के लॉन्ग डिफरेंस होगा तो ये डी या एल शुगर्स होंगी। इनको आप डिटेल में पढ़िएगा मुश्ताक से, नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी हमने बात की थी कि इनका स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी लैब में चेक करते हैं सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की या सोल्यूशन ऑफ शुगर्स की, तो जो लीवो रोटेटरी कुछ शुगर्स शो कर देती हैं एक्टिविटी और कुछ शुगर्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिविटी शो कर देती हैं। इन अदर वर्ड्स कुछ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करती हैं और कुछ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर देती हैं, तो इस बेस पे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं। एल्डोकीटो शुगर्स होती हैं, फार्मूला ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एल्डोकीटो आइसोमर्स हैं। अब आज का जो है टॉपिक उसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा ही कराऊंगी आज बिकॉज वो थोड़ा डिफिकल्ट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड्स का जो है अब हम उसकी बात करेंगे। ग्लूकोज जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लेता है बिकॉज इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर जो शुगर्स हैं वो मोर स्टेबल होती हैं। जब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर लेता है तो ये अपने ही कंपाउंड के अंदर एक बॉन्ड डेवलप कर लेता है, एक रिंग बना लेता है। उसका फायदा ये होता है कि जब हमारी बॉडी की ये मेन ग्लूकोज एक मेन शुगर है तो ये हमारी बॉडी में जगह जगह रिएक्शन नहीं करेगी, ये इनर्ट हो जाता है, इसके रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है बिकॉज इसने अपने ही साथ रिएक्ट करके एक रिंग बना लिया, तो इसकी रिएक्टिविटी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक सेटल हो जाती हैं। जो ओपन चेन अभी तक हम देखते आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिशर्स प्रोजेक्शन, और ये सिर्फ
लेस देन 0.1% तक शो हो रही होती है, और जो साइक्लिकल स्ट्रक्चर है ज्यादातर 99% तक जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसे हॉवर्ड प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और अगर रिंग जो बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग भी हो सकता है, 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकता है। F और 5, तो जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसको फ्यूरान रिंग कहते हैं, फ्यूरानोज भी कह देते हैं, और जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है दैट इज कॉल्ड अ पायरन रिंग। अब अगली चीज जो है वो हमारा अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, एसिमेट्रिक कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन के बाद अगली चीज हमारा एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, और हेमी एसिटल और हेमी केटल लिंकेजेस क्या होती हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। जब ग्लूकोज रिंग बनाता है, अब ये हमारे पास ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चेन नजर आ रही है, और ये हमारे पास ग्लूकोज का ही रिंग बना हुआ है। अब ये रिंग बनता कैसे है कि यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप था, इसका जो डबल बॉन्ड था, ये रिएक्ट कर रहा होता है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो कार्बन नंबर 5 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है और ये एक रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो आप इसका फॉर्मूला पढ़ते थे, यहाँ से यूं करके एक ऑक्सीजन ब्रिज बना रहे होते थे। तो ये जो इसकी रिंग फॉर्म ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट किया है। कार्बन नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 और ये नंबर 6, और ये कार्बन नंबर 5 जो है ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है कार्बन नंबर 1 के साथ। अब ये जो लिंकेज बन रही है, the condensation between aldehyde group, ये वाला नंबर 1 पे था जो, and hydroxyl group within the same sugar molecule forms the hemi-acetal linkage। कि अब एसिटाइल जो ग्रुप था, जो एल्डिहाइड ग्रुप था, वो प्रेजेंट तो है लेकिन अब लिंक्ड फॉर्म के अंदर है, तो ये एक हेमी एसिटल लिंकेज है जो कि बना है ड्यू टू कंडेंसेशन बिटवीन फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था और अपने ही रिंग के अंदर किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। और अब जो कार्बन नंबर 1 था, अगर आप इसको देखें तो ये चेंज हो गया है, इसकी सिमेट्री चेंज हो गई है। इसकी सिमेट्री में क्या चेंज आएगा कि इसका डबल बॉन्ड जो O के साथ था वो ओपन हो गया है। तो जब डबल बॉन्ड O से ओपन हो गए, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक ब्रिज बनेगा, तो कार्बन नंबर 1 भी अब हमारे पास एक एसिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिंग फॉर्म में हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन ज्यादा हो जाएंगे। और कार्बन नंबर 1 जो फंक्शनल और ग्रुप का जो कार्बन है, इसी को हम एनोमेरिक कार्बन कह देते हैं व्हेन द शुगर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इट इज द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इन अ शुगर व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर। ये कोई नई चीज नहीं है। जब ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप जो था, जब इसने रिंग बनाया, तो रिंग बनाने के बाद ये कन्वर्ट हो गया। जब इसका डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एसिमेट्रिक कार्बन, और इसी को हम एनोमेरिक कार्बन कह देते हैं। और वो लिंकेज जो ग्लूकोज के अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, उसे हम हेमी एसिटल लिंकेज कह देते हैं। इसी का काउंटर हेमी केटल लिंकेज है कि जब आप एक कीटो शुगर की बात करोगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। जब रिंग बनेगा तो ये वाला कार्बन यहाँ देखें, कार्बन नंबर 1 ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 है जहाँ फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6। तो कार्बन नंबर 2 ने यहाँ पर ये लिंकेज, और अब ये कार्बन नंबर 2 जो है ये एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे। तो एनोमेरिक कार्बन इज नथिंग बट सिंपली इट इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन of monosaccharide when it is present in the form of a ring structure। और जब हमारे पास कीटो शुगर एक लिंकेज बनाएगी, जैसे ये हमारे पास फ्रक्टोज है, इसने जब अपने ही अंदर एक रिंग बनाना है, अपना ही रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका कार्बन नंबर 2 जो इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका जो कीटो कार्बन था, इसने लिंकेज बनाया कार्बन नंबर 5 के साथ, तो ये हेमी केटल लिंकेज होगी। ये जो आपको ऑक्सीजन ब्रिज नजर आ रहा है, दिस इज अ हेमी केटल लिंकेज। और यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है वो कार्बन नंबर 2 है। Anomeric carbon is nothing but it is functional group carbon present in the form of a ring structure। अब अगर यहाँ कार्बन नंबर 2 को देखें तो एक तरफ ऑक्सीजन है, पहले दो बॉन्ड ऑक्सीजन है, अभी हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक है के साथ है, और एक यहाँ पर कार्बन नंबर 3 से अगेन है उसके साथ है। तो हमारा जो फंक्शनल
ग्रुप था, अब ये भी एक एसिमेट्रिक कार्बन बन चुका है। और ये जो कार्बन है दोनों, इसको अभी रहने दें। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज लिंकेजेस, ये जो हमारे पास लिंकेजेस बनी है, हेमी एसिटल लिंकेज और हेमी केटल लिंकेज, एनोमेरिक कार्बन हमारे पास बन गए जो कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है। तो हमारे पास एक एडिशनल एसिमेट्री आ गई। हमने लास्ट लेक्चर में हमने एसिमेट्रिक कार्बन के थ्रू आइसोमर्स कैलकुलेट किए थे बाय फॉर्मूला 2 raised to the power n। तो अब हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन जो पहले 4 थे, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो था वो भी एसिमेट्रिक हो चुका है। तो अब जब रिंग फॉर्म के अंदर हम ग्लूकोज को लेंगे तो इसके जो आइसोमर्स होंगे वो 32 होंगे, बिकॉज पहले 2 raised to the power 4 था, अब 2 raised to the power 5 है। और ये जो 5 है ये हमारे पास इसलिए आया है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमारे पास था, अब ये भी एक एसिमेट्रिक कार्बन बन चुका है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। बेटा इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है आपको? आर यू देयर स्टूडेंट्स? मैम ये दोबारा बता दें। यस मैम। बेटा क्या चीज दोबारा बताना है? मैम जो आइसोमर्स ज्यादा हो सिंपल गए सी बात है, लगता है जी बेटा मैं बताती हूँ, लगता है पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स अवेक हैं। नो मैम हम ये भी देखो देखें। ये हमारे पास आपका आंसर। अच्छा बेटा, अच्छा देखो ये जो स्लाइड्स हैं और ये जो सारी एफर्ट है इसलिए कि आप लोग जब बुक से पढ़ो तो चीजें बहुत सिंप्लीफाइड लगे। अगर समझ नहीं आ रही तो आपको बताना चाहिए। ये देखो ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, इसको तो जानते हो ना। कार्बन नंबर 1 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था जो एसिमेट्रिक नहीं था। ये वाले 4 हमारे पास एसिमेट्रिक थे और ये छठा एसिमेट्रिक नहीं था बिकॉज 2 हाइड्रोजन है इसके साथ बॉन्डिंग, एक हाइड्रोक्सिल है और एक तरफ ये है। तो ये 4 हमारे एसिमेट्रिक कार्बन थे। अब रिंग फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो जो लिंकेज बनी थी, अगर एल्डो शुगर थी तो हमने उसे हेमी एसिटल लिंकेज कहा था, और अगर कीटो शुगर यही लिंकेज बनाती है तो हम उसे हेमी केटल लिंकेज कहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कार्बन नंबर 1 को देखना है आपने। कार्बन नंबर 1 यहाँ पर CHO था, डबल बॉन्ड O के साथ था, तो एसिमेट्रिक नहीं था। यहाँ देखें लिंकेज क्या है, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन ब्रिज की तरफ जा रहा है इस कार्बन का, ये जहाँ 1 लिखा है यहाँ पे कार्बन है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, सेकंड बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, थर्ड इस हाइड्रोक्सिल के साथ है, और चौथा जो है ये इस 2 से ऑनवर्ड जो चेन सारी रिंग फॉर्म में आ रही है इसके साथ है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, नाउ इट इज आल्सो एन एसिमेट्रिक कार्बन। अब इसका डबल बॉन्ड रिजॉल्व हो चुका है, तो ये भी एक एसिमेट्रिक कार्बन है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 raised to the power n। पहले यहाँ पे हमने 4 रखा था तो 16 बने थे, अब हमने जब 5 रखा है यहाँ पे तो 32 हमारे पास टोटल इसके जो आइसोमर्स हैं वो आ जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स की अगर हम बात करें। बस यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है। बेटा दोबारा बताइए प्लीज, बेटा दोबारा रिपीट करें प्लीज। क्या पावर जो 2 raised to power जो n है, तो जो n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है। जी बेटा, n का मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो पहले इस वाले फॉर्मूले की इसकी बात करें तो यहाँ हम 4 कहेंगे, 1 2 3 एंड 4। और अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो 1 भी हमारा एसिमेट्रिक हो गया तो हमने 2 raised to the power 5 कहते हैं। ये MCQ आता होता है कि आपका जो स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है उसके कितने आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, और जो आपका रिंग फॉर्म के अंदर ग्लूकोज है उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, और जरूरी नहीं वो ग्लूकोज दें, वो आपको कोई भी स्ट्रक्चर रैंडम दे सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर है, रिंग फॉर्म ये है, ये स्ट्रेट चेन फॉर्म है, इसके स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करें। तो आपने 2 raised, पहले आपने उसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि इसके अंदर एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन कितने हैं, उसके बाद आप उसे इस फॉर्मूले में पुट करोगे 2 raised to the power n, तो आपका आंसर आ जाता है। वहां पे तुक्के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैम आ जाती है। जी बेटा, मैम रिंग स्ट्रक्चर में अब ये ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एंगेज हो गया, तो अब ये रिड्यूसिंग शुगर रहेगी कि नहीं रहेगी? बेटा ये रिड्यूसिंग, ये बात आपको बताई थी ना कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो फ्री की वजह से होती है। जब बाउंड है तो फिर हमारे पास रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। अकेला है अभी भी ये कोई जो बॉन्ड है ये ओपन हो सकता है। आगे मैं आपको फिनोमिना दिखाती हूँ। ये वाला ये बेटा, ये जिस किसी के भी माइक से शोर आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, जहाँ से शोर आ रहा है।
ये जो फॉर्म है रिंग फॉर्म और स्ट्रेट फॉर्म, प्लीज म्यूट योर माइक्स। बेटा ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन अभी आपके फेलो ने पूछा है कि ग्लूकोज अब हमारे पास रिंग फॉर्म में आ गया तो क्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसका बात यह है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो वो एक डायनामिक फॉर्म में होता है, रिंग चेन बनती है, स्ट्रेट चेन बनती है और उसके बाद रीओपन होती है और ये एक फिनोमिना आ जाता है। तो जब ये रिंग फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्टिविटी खत्म नहीं हुई, कम जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई। अगर इसे रिएक्शन देना होता है, इसके साथ कोई और मोनोसैकेराइड ऐड करना हो या कोई और कंपाउंड हो तो ये अपने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज उसको देगा। ऐसा नहीं है कि अगर रिंग बन गया तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी खत्म। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी खत्म तब होगी जब इसका बॉन्ड किसी दूसरी शुगर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये तो इसका अपना बॉन्ड है, इसको ये रीओपन भी कर सकता है। और मैम हमने जी बेटा, एक्सक्यूज मी मैम हमने स्ट्रेट चेन में कभी भी मोनोसैकेराइड्स को रिएक्ट होते ही नहीं हुए देखा। जब भी देखा ये रिंग फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, तो रिंग फॉर्म में बनने के बाद तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। बेटा अब आगे इसका हम जो एनोमेरिज्म को पढ़े हैं ना कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप ये क्वेश्चन मुझे रिमाइंड कराइएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है। और मैम ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है तब ये रिंग फॉर्म में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है या स्ट्रेट चेन में? बेटा अभी एक मिनट, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना एनोमेरिज्म का, आप उसको समझ लो, उसके बाद ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि इसमें रिंग चेन खुलता कैसे है, वो बंद कैसे होता है और उसकी ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या हैं, इस पे आ जाओ। इसके बाद ये एनोमर्स खत्म होता है, म्यूटा रोटेशन हम कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन सेल्फ आंसर हो जाएगा। अब जब एनोमेरिक कार्बन बन गया, अब ये देखो हमारे पास ये वाला जो ग्लूकोज है, यहाँ हाइड्रोक्सिल आपको नीचे नजर आ रहा है और हाइड्रोजन आपको ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर ये चीज रोटेटेबल होती है। ये हाइड्रोक्सिल नीचे भी आ सकता है, ये हाइड्रोक्सिल ऊपर वाली पोजीशन भी ले सकता है। ठीक है। तो जितनी स्ट्रेट चेन होती है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होते हैं वो रिंग फॉर्म में नीचे की तरफ एग्जिबिट होते हैं। लाइक जो डी ग्लूकोज है उसके अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी के बेस पे है ना, हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है, तो जब रिंग फॉर्म आएगी तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन जहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होता है तो ये नॉर्मली ऊपर की तरफ आ जाता है और ये रोटेटेबल होती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके एनोमर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एनोमेरिक कार्बन पता है ना, यही वाला कार्बन, ये वाला कार्बन नंबर 1 जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, जो कि अब रिंग के अंदर प्रेजेंट है। एनोमेरिक कार्बन गिव्स 2 स्टीरियोआइसोमर्स अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। एनोमर्स जो है वो सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, लाइक ग्लूकोज ही आप ले लो, सारा सेम होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एनोमेरिक कार्बन के लॉन्ग डिफरेंस होता है कि हाइड्रोक्सिल एक में ऊपर प्रेजेंट है, एक में नीचे प्रेजेंट है, तो ये दोनों स्ट्रक्चरली एक दूसरे के एनोमर्स हो जाएंगे। ऐसे आइसोमर्स जो एनोमेरिक कार्बन के लेवल पर डिफरेंट हो उन्हें एनोमर्स कहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी अबव बीटा फॉर्म होगी और जब नीचे होगा तो अल्फा फॉर्म होगी। तो ये वाला जो हमारा है ये कौन सी फॉर्म है, नीचे की तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन के, तो ये अल्फा फॉर्म है। और अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ होता और हाइड्रोजन नीचे होता तो ये हमारी बीटा फॉर्म होती। आपके क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो राइट साइड पे फिशर प्रोजेक्शन में होते हैं नॉर्मली जो है वो अपीयर होते हैं अंडर द रिंग, और जो लेफ्ट पे होते हैं वो अबव द रिंग प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास आ गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। बिकॉज जी बेटा, मैम अभी आपने कहा है कि ये रोटेटेबल होते हैं बेटा अभी आप अल्फा से बीटा रोटेशन चलने तो नेक्स्ट में हम रिंग खोलेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इस रिंग को हम ओपन करेंगे। अभी इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ क्लियर रखो, सारे क्वेश्चंस आपके आगे आंसर हो रहे हैं। हाइड्रोक्सिल नीचे है तो ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोपाइरानोज है, बिकॉज रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड है। यहाँ हाइड्रोक्सिल ऊपर की तरफ है तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है। इसी तरह ये फ्रक्टोज ले लो, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नीचे है तो ये अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरानोज है और ये बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज है। अच्छा अब यहाँ देखो, ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज, या आपके क्वेश्चन का आंसर समहाउ इसमें हो जाएगा। ये हमारे पास ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर था। अगर यहाँ देखो तो ये स्ट्रेट चेन है और हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है या सॉल्यूशन में ये जो स्ट्रेट चेन फॉर्मूला है ये नॉर्मली ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ जो ड्राई क्रिस्टल्स होते हैं
उनमें स्ट्रेट चेन होती है। जब आप किसी भी शुगर को सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो तो वो फौरन रिंग फॉर्म ले लेता है। सॉल्यूशन के अंदर आपको स्ट्रेट चेन नहीं मिलती। दैट्स व्हाई आपका जो क्वेश्चन था कि जितने भी रिएक्शंस होते देखे हैं वो रिंग फॉर्म में देखे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। बिकॉज जब आप क्रिस्टल लेते हो किसी भी शुगर के और आप उन्हें एनालाइज करते हो अंडर माइक्रोस्कोप या अंडर जो भी कोई आप एनालाइजर ले लेते हो, तो तब आपको स्ट्रेट चेन मिलती है। और ये जो सीधी चेन हम बना रहे होते हैं ये थ्योरेटिकल है, ये हम अपनी ईज के लिए बनाते हैं। बॉडी के अंदर ऐसी सीधी सीधी चेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ये हमने अपनी ईज के लिए बनाया हुआ होता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि लिंकेजेस कैसी हैं, कौन सी लिंकेज कहाँ जा रही है। तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है आप कह सकते हो, ठीक है। ये CHO है और बॉडी में हमारे पास वही बात कि स्केल से सीधी सीधी लाइनें नहीं खींची हुई होती। बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स अपनी सिमेट्री के अराउंड ही मूव कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन थी जिसने हमारे पास जी बेटा मैम इस डायग्राम में ये इरिवर्सिबल रिएक्शन शो किया जा रहा है। इसका मतलब है एक ही वक्त में रिंग जो है वो ओपन भी होगी और क्लोज भी होगी। जी बेटा बिल्कुल होगी। आगे इसके मैं बता रही हूँ ना कि सॉरी मैम रिवर्सिबल है। तो मैम हमने बात की थी जब भी रिवर्सिबल है मोनोसैकेराइड जो है वो जी बेटा कैरी ऑन। जी बेटा आई कांट हियर यू। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा एक मिनट, आगे बेटा थोड़ा सा सब्र से काम लो। आगे म्यूटा रोटेशन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं एटलीस्ट आपके माइंड में वो क्यूरीज हैं कि ये सेटल होंगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्यूरीज ही ना हो तो उनकी अंडरस्टैंडिंग का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये हमारे पास एक रफली आप कह लें स्ट्रेट चेन थी हमारे पास। ये उसका हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO वाला। ये रिवर्सिबल है। ये हमारे पास सॉल्यूशन में जब हम इसको डाल देते हैं तो ये फौरन से रिंग बना लेता है। वो रिंग हमारे पास अल्फा रिंग भी बन सकता है, वो रिंग हमारे पास बीटा रिंग भी बन सकता है। ये दोनों रिंग बन सकते हैं और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज ये आपस में एनोमर्स हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन था वही हम आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। म्यूटा रोटेशन एक चीज होती है। इन ग्लूको 2/3 of sugar exist as beta form। हर शुगर का फ्रक्टोज का मैक्सिमम जब बनाते हैं तो 2/3 बीटा फॉर्म ले। मैम आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। कैन यू हियर नाउ? मैम आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट सर, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स को आवाज नहीं जा रही जी। मैम अब आ रही है। अब आ रही है बेटा? ये सब आ रही है। अच्छा यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा देखो, जब हम ग्लूकोज को, जो आपका क्वेश्चन था कि सॉल्यूशन में रिंग बनता है तो वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कौन सी फॉर्म में बनेगा, तो सबसे पहली बात ये जो हमने मैम कुछ भी समझ नहीं आया इसमें। बेटा इसको अभी आप जब बुक से देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें सिंपल दो बातें हैं कि जब हम किसी भी शुगर, ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है जो एक मोस्टली एक हाइपोथेसाइज्ड एक फॉर्मूला है। हमारी बॉडी के अंदर भी और सॉल्यूशंस के अंदर भी सिर्फ 0.1% शुगर जो है वो इस फॉर्म में, इस स्ट्रेट चेन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जब भी शुगर्स को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रिंग एक्वायर कर लेती हैं। ठीक है, क्लियर? वेयर आर यू बेटा? यस मैम क्लियर है। ठीक है, पहले स्ट्रेट चेन थी, सॉल्यूशन के अंदर जब हम डालते हैं तो वो एक रिंग फॉर्म एक्वायर कर लेती हैं। जब रिंग फॉर्म एक्वायर कर लेती हैं तो हमें एक नया कायरल कार्बन मिलता है जो कि पहले हमारे पास कार्बन 1 था या फ्रक्टोज की फॉर्म में हमारे पास कार्बन 2 था। तो ये अब एसिमेट्रिक, चलो बेटा अब देखो, जब हमने इसको रिंग फॉर्म में लिया तो हमारे पास एक एडिशनल सेंटर ऑफ एसिमेट्री बन गया, एक एडिशनल कायरल कार्बन बन गया जिसको हमने एनोमेरिक कार्बन कह दिया। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के बेस के ऊपर हम देखेंगे कि ये हमारे पास अल्फा शुगर है या बीटा शुगर है। जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ ओरिएंटेशन ले लेता है वो हमारे पास सारी
अल्फा शुगर्स होती हैं, और जिनमें ये ओरिएंटेशन जो है वो अबव होती है हाइड्रोक्सिल की, वो बीटा शुगर्स होती हैं। इतनी बात थी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब हम शुगर को किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 2/3 शुगर जो है वो बीटा फॉर्म ले लेता है। बीटा फॉर्म का क्या मतलब है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव वाली ओरिएंटेशन ले लेता है, और 1/3 जो होता है वो अल्फा फॉर्म ले लेता है, और एक थोड़ी स्मॉल अमाउंट होती है जो कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में रह जाती है, जो कि इसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही होती है। ओपन हो रहा होता है, रिंग क्लोज हो रहा होता है, और स्ट्रेट चेन बन रही होती है। अब जब हम इसके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से जिसमें कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ अल्फा और बीटा शुगर, इसकी जो पोलैरिटी होती है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, वो चेंज होती रहती है फॉर सम टाइम, और उसके बाद एक इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लेती है। अब वो टाइम जिसमें ये 1/3 और 2/3 फॉर्म्स जो हैं वो स्टेबल हो रही होती हैं कि किसने कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन लेनी है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना है, तब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो चेंज होती रहती है। कभी वो प्लस में जाती है, कभी वो माइनस में जाती है, बिकॉज अल्फा और बीटा फॉर्म्स दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो ये वाला जो फिनोमिना है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की चेंज होती रहती है बिफोर कमिंग टू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड न्यूटा रोटेशन। बस अब हम वाइंड अप करते हैं एक स्लाइड के बाद। ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रोलीवो की वजह से भी होती है। बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है ना वो डेक्स्ट्रोलीवो की वजह से भी होती है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो बेस होती है वो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका, उसके अंदर जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो उसकी बेस पे होता है। और आपकी बात ठीक है, डेक्स्ट्रोलीवो होती है, तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का चेंज है वो भी इसी तरह से हम कहेंगे कि वो पहले लाइक अल्फा, यहाँ देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू मोलर सॉल्यूशन से अगर गुजरेगी तो +112 आ जाएगी अल्फा की, और बीटा की आ जाएगी +19। तो डेक्स्ट्रो और लीवो ही का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अल्फा ग्लूकोज फर्क एक्टिविटी देता है, बीटा ग्लूकोज एक डिफरेंट एक्टिविटी देता है। तो जब हम एक ग्लूकोज को सॉल्यूशन के अंदर, मैम इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जी बेटा, कि कंपाउंड एक ही वक्त में लाइट को दोनों तरफ रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीवो, डेक्स्ट्रो, अल्फा, बीटा ऑप्टिकल रोटेशन में कि एक कंपाउंड एक ही वक्त में आपको दोनों तरफ रोटेशन प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके आगे आपने एक कॉन्सेप्ट और रखना है। हमने ग्लूकोज लिया फ्रेश, उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया, अब उसके अंदर अब ये वाली स्टेज आ गई है, कभी वो अल्फा फॉर्म ले रहा है, कभी वो बीटा फॉर्म ले रहा है। तो जब आप अपना एनालाइजर देखोगे तो कभी वो डेक्स्ट्रो एक्टिविटी शो करेगा, कभी वो लीवो एक्टिविटी शो करेगा। आफ्टर सम टाइम जब ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, पता है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें चीजें मूव तो हो रही होती हैं लेकिन सेम रह रही होती हैं, तो वहां पर जब एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगी, 2/3 हमारे पास जो है वो बीटा फॉर्म ले लेगा, 1/3 जो है अल्फा फॉर्म ले लेगा, तो फिर हमारा वो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो रोटेट हो तो रहा होगा लेकिन वो सेम हो जाएगी, बिकॉज एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। तो ग्लूकोज हमारे पास जो है अल्फा फॉर्म में उसकी एक्टिविटी लीवो डेक्स्ट्रो फर्क होगी, बीटा में फर्क होगी। आप ठीक कह रहे हो। ये हमारे पास, अच्छा इसको भी रहने दो। अच्छा उसके बाद पायरानोज फ्यूरानोज रिंग्स हमने देख लिए। बोट एंड चेयर फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज देखा जाता है ना, जो आप कह रहे थे स्ट्रेट चेन कहीं नहीं देखी, हमेशा रिंग फॉर्म रिएक्ट कर रही होती है, तो बॉडी के अंदर जब एनालाइज किया गया तो ग्लूकोज जो था वो इस तरह के उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट नजर आई, जिसमें कि कोई आप ना बॉन्डिंग समझ सकते हो ना कुछ और चीज। तो रफली इसको बोट एंड चेयर कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे दिया गया। तो जो चेयर कॉन्फ़िगरेशन है इट वाज सेड टू बी मोर स्टेबल। सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम इसको आप पढ़ के आइएगा, कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम आंसर कर लेंगे, और जो लोग पढ़ के आएंगे उनके लिए कुछ एमसीक्यूज में लेके आऊंगी ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ होगा वो आप आंसर कर पाओ। मार्क्स नहीं होंगे उसके, खुद को आप एनालाइज कर पाओगे। इसको आप मुश्ताक से पढ़ लो, उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है, और कोशिश करो साथ साथ कर लो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हमने डाइसैकेराइड्स करने हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने करनी है, तो डाइसैकेराइड्स की समझ नहीं आएगी जब तक ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप नेक्स्ट टाइम ले आइएगा। और
एक असाइनमेंट अगर आप चाहें अपने तौर पे अपने वाइवा की अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो आप लोग नोट कर लें, उनको खुद से प्रिपेयर करना है, जो सिंपल डेफिनेशंस हैं, बिकॉज जब आप वाइवा देने जाते हो तो आपके जो डेफिनेशंस हैं, जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो आपका इमेज बनाते हैं। आप पहले 2-3 क्वेश्चन की बेस पे अगले क्वेश्चंस डिसाइड होते हैं कि इस बच्चे से हमने डिस्टिंक्शन गिविंग क्वेश्चंस पूछने हैं, हमने इससे जस्ट पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछने, या हमने इससे कुछ भी नहीं पूछना, बस हम जस्ट पास करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी डेफिनेशन पता होनी चाहिए विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, एसिमेट्रिक कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, और उसके बाद एनोमेरिज्म का फिनोमिना और म्यूटा रोटेशन क्या होती है। ये क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का वाइवा अब तक के जितना हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा। इसको पढ़ें, कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट टाइम हम उसको देख लेंगे। एंड आई विल मैम बी ये टॉपिक एक बार रिपीट कर दें वाइवा। बेटा ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं वही वाली, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 शुगर्स क्या होती हैं, नंबर 3 रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, नंबर 4 एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, नंबर 5 रेफरेंस शुगर क्या होती है, नंबर 6 पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है, और देन एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, हेमी-एसिटल एंड हेमी-केटल लिंकेजेस क्या होती हैं। सारी बुक के एक तरफ, और ये जो सिंपल, ये जो आप एक पेज के ऊपर ये डेफिनेशंस आ जाएंगी, ये एक तरफ। तो आपका वाइवा के लिए इतनी डेफिनेशंस भी काफी होती हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो हम मिलते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप ले आइएगा, और हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स की, और अगर टाइम हुआ तो डाइसैकेराइड्स पे जाएंगे। अल्लाह हाफिज।